नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में भी है। तो हम इसे बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने मालगुडी डेज कंप्लीट किया था। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है और इसको हम कैसे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो भी बेसिक जानकारी है नोवेल के बारे में वो सारी देखेंगे। इसके बाद हम इसकी एक शॉर्ट समरी भी आज देखने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपके माइंड में ये पूरी जो इसका सीन है वो क्रिएट हो जाएगा कि किस प्रकार का ये नोवेल है और इसकी स्टोरी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से, ताकि कोई भी जानकारी छूट नहीं जाए। ये बुक तीन मतलब कि ये नोवेल 3 बुक में चलती है, तो और इसमें 45 चैप्टर्स हैं। तो हम उन्हें अलग अलग वीडियो में मतलब कि डिस्कस करेंगे और उनको पूरी डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अ टेल ऑफ टू सिटीज़। तो ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी और ये जो पब्लिश हुई थी ये 1859 में हुई थी, लंदन और न्यूयॉर्क में 1859 में। और इसका जो पब्लिकेशन था वो सीरियल पब्लिकेशन था। सीरियल का मतलब है कि ये 31 वीकली इंस्टॉलमेंट में आई थी, यानी कि एक साथ ही पब्लिश नहीं हुई थी, ये वीकली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुई थी। इसके बाद ये नोवेल पहली बार पब्लिश हुई थी डिकेंस की लिटरेरी मैगजीन थी ऑल द ईयर राउंड। ऑल द ईयर राउंड नाम की जो डिकेंस की लिटरेरी मैगजीन थी उसमें ये पब्लिश हुई थी। और इसका जो मेजर सोर्स है इंस्पिरेशन का, यानी कि चार्ल्स डिकेंस ने किससे इंस्पायर होकर ये बनाई है, तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल। यानी कि ये ना फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था जो फ्रांस में 1789 से 1799 तक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था, तो उस पर एक ही हिस्ट्री थी थॉमस कार्लाइल की, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उससे ये इंस्पायर है, यानी कि रियल घटना से इंस्पायर है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 बुक स्ट्रक्चर में चलती है, यानी कि ये पूरी 3 बुक में है। पहली बुक है रिकॉर्ड टू लाइफ, सेकंड है द गोल्डन थ्रेड और थर्ड है द ट्रेक ऑफ अ स्टॉर्म। ये 3 बुकें हैं और 3 बुक मिलाकर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है। अब इसको देखें तो ये 45 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। द नोवेल इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स एंड 45 चैप्टर्स। तो जो पहली है बुक रिकॉल टू लाइफ, ये है 6 चैप्टर। द गोल्डन थ्रेड ये है 24 चैप्टर और द ट्रेक ऑफ अ स्टॉर्म ये है 15 चैप्टर। यानी कि टोटल मिलाकर 45 चैप्टर्स हैं। इसमें अलग अलग सीन है मतलब कि। तो इसको हम वीडियो में अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि अगली वीडियो में हो सकता है कि 6 चैप्टर हम फर्स्ट के कंप्लीट कर लें, उसके बाद जैसे हो तो बहुत ही डिटेल से, जैसे कि हमने मालगुडी डेज को कंप्लीट किया था वैसे इसको कंप्लीट करे हैं हम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी बेसिक समरी देख लेते हैं, जिससे कि आपके माइंड में इसका पूरा सीन क्रिएट हो जाए कि किस प्रकार का ये नोवेल है, ताकि आगे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो नोवेल की शुरुआत का प्रसिद्ध विचार ये है कि उस समय का जो समाज है ना वो विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर समृद्धि थी, दूसरी ओर गरीबी और अत्याचार। ये जो इसकी पृष्ठभूमि है, मतलब कि जो इसका मेन बैकग्राउंड है वो लंदन और पेरिस में, मतलब कि ये पूरी नोवेल 2 शहरों पर चलती है, एक तो लंदन एक पेरिस, दोनों पर। अब नोवेल की पूरी कहानी मुख्यतः कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका नाम है चार्ल्स डार्नी, सिडनी कार्टन, लूसी मेनेट, डॉक्टर एलेक्जेंडर मेनेट, जारविस लोरी, मैडम डिफार्ज और मार्क्यूस सेंट एवरमोंड। ये सब हैं जिनके आसपास ही ये पूरी नोवेल है ये घूमती है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स में बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे कैरेक्टर्स आएंगे मैं इसमें बताता जाऊँगा। तो और ये कहानी 2 शहर लंदन और पेरिस बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। पेरिस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जनता राजशाही और एरिस्टोक्रेटिक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, वो जो राजशाही और एरिस्टोक्रेट थे वहाँ के, उनके विरुद्ध जनता का विद्रोह था। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच लूसी मेनेट का परिवार, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन की व्यक्तिगत जिंदगी जुड़ जाती है। मेन कैरेक्टर्स लूसी मेनेट, चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन। अब देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो डॉक्टर एलेक्जेंडर मेनेट, सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये लूसी के पिता हैं, एलेक्जेंडर मेनेट। याद रखना है आपको, डॉक्टर मेनेट या डॉक्टर एलेक्जेंडर मेनेट। ये लूसी के पिता हैं
उन्हें फ्रेंच एरिस्टोक्रेट द्वारा, यानी कि जो फ्रेंच के जो राजशाही लोग हैं उनके द्वारा उचित न्याय के, मतलब कि जो किला है वहाँ पर एक बेस्टिल प्रिजन, याद रखना है आपको कि कौन से किले में बंद किया गया था, कौन सी कैद में। तो बेस्टिल प्रिजन में लगभग 18 वर्ष तक कैद रखा गया था बिना उचित न्याय के, यानी कि मतलब कि ज़बरदस्ती उनको 18 साल तक बेस्टिल प्रिजन में कैद करके रखा था। इस लंबे इम्प्रिजनमेंट के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। वे जेल में जूते बनाने का काम करने लगते हैं। उनकी बेटी लूसी उनके जीवन में वापस आशा और खुशी लेकर आती है। तो ये तो हो गया एक डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट। अब देखते हैं कि लूसी मेनेट कौन है। तो ये डॉक्टर मेनेट की बेटी है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मेनेट की बेटी है। वह नोवेल में लव, काइंडनेस, कंपेशन और होप का प्रतीक है, यानी कि लव, काइंडनेस, कंपेशन और होप इनका प्रतीक है लूसी मेनेट। वह अपने पिता को मानसिक रूप से संभालती है और चार्ल्स डार्ने से विवाह करती है। चार्ल्स डार्ने कौन है ये आगे दिखाएंगे अभी। सिडनी कार्टन भी उससे प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम सेल्फलेस है, यानी कि सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है बिल्कुल सिडनी कार्टन का। और शादी किससे करती है? चार्ल्स डार्ने से। अब देखते हैं कि चार्ल्स डार्ने कौन है। चार्ल्स डार्ने फ्रेंच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से संबंधित युवक है, यानी कि ये वो वहाँ का प्रिंस है। प्रिंस एरिस्टोक्रेट, जो फ्रेंच का जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, राजशाही परिवार है, उसका युवराज है। उसका वास्तविक फैमिली नेम सेंट एवरमोंड है, यानी कि जो चार्ल्स डार्ने हैं उसका ओरिजिनल नाम है सेंट एवरमोंड। वह अपने परिवार के अत्याचारों से सहमत नहीं है, यानी कि ये जैसे इसका परिवार है ना, फ्रेंच का राजशाही परिवार है, वो बहुत ही निर्दयी और बहुत ही अत्याचारी है। लेकिन जो चार्ल्स डार्ने हैं वो इसका विद्रोह करता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों पर हमारा परिवार अत्याचार करता है। और वो है ना, जो ये एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज है, यानी कि जो अपने राजशाही परिवार है, इसको छोड़ देता है वो, और वह इंग्लैंड जाकर लूसी से विवाह करता है। ये राजा कहाँ का है? फ्रांस का, लेकिन कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है और लूसी से विवाह कर लेता है। बाद में फ्रांस लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करते हैं इसे फ्रांस के लोग, क्योंकि भाई वहाँ के राजा गरीबों पर अत्याचार करते थे, तो ये भी तो राजा का ही बेटा है ना, इस वजह से। अब देखते हैं कि सिडनी कार्टन कौन है। ये आपको स्टोरी ना बहुत ही डिटेल से समझ में आ जाएगी। पहले हम कैरेक्टर देख रहे हैं, फिर इसकी समरी देखेंगे, और जब एक एक लाइन वाइज जब आपको ये पूरी एक्सप्लेन होगी तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। नोवेल का सबसे महत्वपूर्ण और ट्रेजिक कैरेक्टर है सिडनी कार्टन। सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ट्रेजिक, यानी कि दुखदायी कैरेक्टर है सिडनी कार्टन। वह एक टैलेंटेड लेकिन निराश और असंतुष्ट इंग्लिश लॉयर है। लॉयर है ये एक, वो बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन निराश है, असंतुष्ट है खुद से ही। उसकी शक्ल चार्ल्स डार्ने से बहुत मिलती है, यानी कि जो चार्ल्स डार्ने हैं और सिडनी कार्टन है, ये बिल्कुल सेम शक्ल के हैं। सिडनी कार्टन लूसी से प्रेम करता है, लेकिन जानता है कि लूसी उससे प्रेम नहीं करती है, और अंत में वह चार्ल्स डार्ने की जान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान दे देता है। चार्ल्स डार्ने कौन? वही राजशाही परिवार का युवराज और लूसी का पति। तो उसके लिए मतलब कि सिडनी कार्टन अपनी जान दे देता है, और उसका सेक्रीफाइस नोवेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद है एक मैडम डिफार्ज। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैडम डिफार्ज फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सबसे कट्टर रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर में से एक है, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, उसमें सबसे कट्टर अगर कोई विद्रोही है, रिवोल्यूशनरी है, तो वो मैडम डिफार्ज है। वह अत्याचार करने वाली एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बदला लेना चाहती है, जो राजशाही परिवार है उससे बदला लेना चाहती है। उसके हाथ में हमेशा नेटिंग रहती है। नेटिंग मतलब होता है बुनना, मतलब जो कपड़े बुनते हैं ना, वो जो दो तरह की सुइयाँ होती है उनसे कपड़े बुनते हैं, तो वो हमेशा नेटिंग करती रहती है। वह नेटिंग में उन लोगों का नाम दर्ज करती है जिन्हें रिवॉल्यूशन के दौरान मरना है, यानी कि जब विद्रोह होगा फ्रांस में, तो वो उन सब का नाम लिख लेती है जिन जिन को उसे मारना है, मतलब जो जो राजशाही परिवार से हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उन सबको मारना है, उनका वो नाम वो नेटिंग के दौरान लिखती रहती है। और जो मैडम डिफार्ज है, ये रिवेंज और हेट्रेड का प्रतीक है, यानी कि रिवेंज मतलब कि बदला, और हेट्रेड यानी घृणा का प्रतीक है। अब एक है इसमें जारविस लोरी। इसमें एक और कैरेक्टर है मैडम डिफार्ज के बाद, मिस्टर डिफार्ज, यानी कि जो डिफार्ज इनके पति हैं वो, और ये डॉक्टर मेनेट के नौकर भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है जारविस लोरी। जारविस लोरी टेलीसन्स बैंक का कर्मचारी है। एक बैंक है टेलीसन बैंक, तो टेलीसन बैंक का कर्मचारी है।
और ये डॉक्टर मेनेट और लूसी के परिवार से जुड़ा हुआ है। वह एक ईमानदार और डिपेंडेबल व्यक्ति है, ईमानदार है, डिपेंडेबल है। और इसके बाद है एक मार्किस सेंट एवरमोंड, ये चार्ल्स डार्ने का अंकल है। मार्किस सेंट एवरमोंड ये है चार्ल्स डार्ने का अंकल, और ये क्रूल फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है, बहुत ही निर्दयी फ्रेंच का नोबलमैन है, एरिस्टोक्रेट है यानी कि राजशाही है। उसके परिवार ने किसानों और गरीब लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया है। चार्ल्स डार्ने का अंकल है ये। उसकी मृत्यु के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन की परिस्थितियां और अधिक गंभीर हो जाती है, इसको मार दिया जाता है पहले ही। तो ये इसके मेन कैरेक्टर थे। अब हम इसकी जो बेसिक समरी है वो देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी ये समझ में आ जाएगी। तो नोवेल की शुरुआत 1775 के आसपास से होती है, 1775, ठीक है। याद रखना है कि नोवेल कहाँ से शुरू होती है, 1775। इसमें जारविस लोरी फ्रांस की यात्रा कर रहा होता है, एक डोवर मेल कोच होती है, तो डोवर जा रहा होता है, डोवर फ्रांस में है। उसे एक सीक्रेट मैसेज मिलता है, रिकॉल्ड टू लाइफ। एक मैसेंजर उसकी गाड़ी पे आ रहा है और उससे कहता है कि रिकॉल्ड टू लाइफ, और इसका अर्थ होता है कि जो डॉक्टर मेनेट है ना, वो जिन्हें मृत समझ लिया गया है वो वास्तव में जिंदा है। और डॉक्टर मेनेट को बास्टिल के प्रिजन में 18 साल तक कैद रखा गया था। तो ये एक मैसेंजर आकर जारविस लोरी को बताता है कि भाई, मतलब मैसेज देता है कि रिकॉल टू लाइफ, जिसका मतलब कि डॉक्टर मेनेट जिंदा है। फिर ये मतलब कि जो जारविस लोरी है ये लूसी को बताता है कि तुम्हारे पिता हैं वो अभी जिंदा हैं, और ये उन्हें पेरिस ले जाता है। और वह पेरिस जाती है और वहाँ अपने पिता को एक छोटे से कमरे में पाती है। डॉक्टर मेनेट मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके थे और लगातार जूते बनाने का काम करते रहते हैं। लूसी अपने प्यार और केयर से धीरे धीरे उन्हें सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश करती है, और इसलिए लूसी को एक तरीके से रिकॉल टू लाइफ करने वाली शक्ति माना जा सकता है। इसके बाद चार्ल्स डार्ने पर इंग्लैंड में ट्रीजन का आरोप लगाया जाता है। ट्रीजन का मतलब राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है चार्ल्स डार्ने पर। उस पर आरोप है कि वह इंग्लैंड के विरुद्ध काम कर रहा है, क्योंकि वो तो फ्रांस का था। उसके बचाव में सिडनी कार्टन और मिस्टर स्ट्राइवर। अब मिस्टर स्ट्राइवर कौन है? ये वकील है, और सिडनी कार्टन ये जूनियर वकील है जो कि मिस्टर स्ट्राइवर के लिए काम करता है। उसे बचाने के लिए सिडनी कार्टन और मिस्टर स्ट्राइवर काम करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात समझने में आती है, सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते दिखाई देते हैं। एक समानता की वजह से डार्ने को बरी कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर क्या है कि समझ में नहीं आता कि भाई असली विद्रोही कौन है, क्योंकि चार्ल्स डार्ने भी वैसा ही है, सिडनी कार्टन भी वैसा ही है, सेम शकल है। तो इस वजह से कंफर्म नहीं हो पाता कि भाई असली वो जो ट्रीजन है यानी कि विद्रोही है वो कौन है। इसके बाद चार्ल्स डार्ने और लूसी से प्रेम हो जाता है। चार्ल्स डार्ने को लूसी से प्रेम हो जाता है। सिडनी कार्टन भी लूसी से प्रेम करता है, लेकिन दोनों के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। डार्ने लूसी से विवाह करता है और सिडनी कार्टन लूसी से प्रेम करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। लूसी अंततः चार्ल्स डार्ने से विवाह करती है। और अब ये कहानी ना फ्रांस की ओर बढ़ती है। फ्रांस में गरीब जनता बहुत परेशान है। कारण है वहाँ का भारी टैक्स, गरीबी, भूख, एरिस्टोक्रेट के अत्याचार, सामाजिक असमानता, राजशाही की कठोर व्यवस्था। अंततः जनता विद्रोह करती है और 1789 में फ्रांस का रिवॉल्यूशन शुरू होता है। अभी तक क्या क्या हुआ है भाई, डॉक्टर मेनेट को जेल से वापस ले लिया गया है, वापस आ गए हैं वो 18 साल की कैद से। उसके बाद चार्ल्स डार्ने ने शादी कर ली है लूसी से, और अब ये जारी है, मतलब कि अब ये नोवेल होती है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ। जो यहाँ के विद्रोही रहते हैं रिवोल्यूशनरी, वो बास्टिल प्रिजन पर हमला करते हैं जहाँ पर डॉक्टर मेनेट को रखा गया था। और बास्टिल फ्रेंच मोनार्की के अत्याचार का प्रतीक है। जो ये बास्टिल का किला है ना, ये फ्रेंच मोनार्की, राजशाही का अत्याचार का प्रतीक है। इसी प्रिजन में डॉक्टर मेनेट ने 18 साल बिताए थे। बास्टिल के गिरने के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अधिक उग्र हो जाती है। मार्क्यूस सेंट एवरमोंट की एक गरीब किसान के परिवार के साथ क्रूरता के कारण जनता में बहुत गुस्सा पैदा हो जाता है। ये जो मार्क्यूस सेंट एवरमोंट है ना, ये एक गरीब किसान की हत्या कर देता है, परिवार की हत्या, जिससे जनता और भी क्रूर हो जाती है। एक रिवोल्यूशनरी व्यक्ति है गेस्पर्ड, मार्क्यूस की हत्या कर देता है। जो एक रिवोल्यूशनरी है व्यक्ति गेस्पर्ड, याद रखना है गेस्पर्ड, ये मार्क्यूस की हत्या कर देता है। इसके बाद जो फ्रांस में एरिस्टोक्रेट फैमिली के विरुद्ध ना बदला लेने की भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब है ना चार्ल्स डार्ने इंग्लैंड में लूसी के साथ ना शांत जीवन जी रहा होता है, लेकिन फ्रांस में जो क्रांति शुरू होती है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका एक जो फॉर्मर सर्वेंट था गेबेल, याद रखना नाम आपको, गेबेल, कि गिरफ्तार हो जाता है। यानी कि जो क्रांतिकारी है इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गेबेल चार्ल्स डार्ने को फ्रांस आने के लिए कहता है और चार्ल्स डार्ने फ्रांस चला जाता है, लेकिन फ्रांस पहुंचते ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो भी तो एवरमोंट फैमिली यानी कि राजशाही परिवार से है, इसलिए चार्ल्स डार्ने को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब डार्ने के लिए समस्या यह है कि भले ही वह अपने परिवार के अत्याचारों को पसंद नहीं करता था, फिर भी जो क्रांतिकारी थे उनकी नज़र में एक एरिस्टोक्रेट था, यानी कि राजशाही था। तो चार्ल्स डार्ने को प्रिजन में डाल देते हैं। लूसी और डॉक्टर मेनेट फ्रांस पहुंचते हैं। फिर डॉक्टर मेनेट की रेपुटेशन जो क्रांतिकारियों के बीच में अच्छी होती है, क्योंकि डॉक्टर मेनेट ने बास्टिल के किले में 18 साल बिताए हैं, वो भी बिना किसी आरोप के। तो इसलिए उनका प्रभाव डार्ने को कुछ समय के लिए बचाता है, क्योंकि दामाद लगता है उनका चार्ल्स डार्ने, तो उनकी वजह से वो थोड़े टाइम बच जाता है। बाद में डार्ने के विरुद्ध फिर से मामला खोला जाता है। इस बार स्थिति गंभीर हो जाती है। मैडम डिफार्ज मैंने बताया था जो नेटिंग करती है और रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी है। तो मैडम डिफार्ज डार्ने के परिवार के पुराने अत्याचारों का बदला लेना चाहती है। वह डार्ने को भी मौत की सज़ा दिलाने की कोशिश करती है। फिर मैडम डिफार्ज का बदला, यानी कि ये नोवेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैडम डिफार्ज के परिवार के साथ सेंट एवरमोंट फैमिली, यानी कि जो राजशाही परिवार था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया था, बहुत ही अत्याचार किया था। इस कारण से मैडम डिफार्ज केवल चार्ल्स डार्ने को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहती है, और वह लूसी और उसके छोटे बेटे को भी अपने इस रिवेंज में, इस बदले की सूची में शामिल करना चाहती है। यानी कि वह केवल चार्ल्स डार्ने को ही नहीं बल्कि लूसी को और उसकी बेटी को भी मारना चाहती है। अब नोवेल अपने सबसे महत्वपूर्ण और इमोशनल पॉइंट पर पहुंचती है। चार्ल्स डार्ने को गिलेटिन, अब गिलेटिन क्या होता है? गिलेटिन एक मतलब कि लकड़ी की मशीन होती है जिसमें ऊपर ही ऊपर ब्लेड लगी होती है, नीचे सिर रखा जाता है आदमी का और ऊपर से वो ब्लेड को है ना छोड़ा जाता है। तो जैसे वो नीचे गिरती है ना तो आदमी का सिर धड़ से अलग हो जाता है, तो ये होती है गिलेटिन। तो चार्ल्स डार्ने को गिलेटिन द्वारा मृत्यु की सज़ा मिलने वाली होती। सिडनी कार्टन को पता चलता है कि डार्ने की शक्ल उससे बहुत मिलती है। कार्टन एक योजना बनाता है। सिडनी कार्टन, मैंने आपको बताया था, लूसी से प्रेम करता है, लेकिन बिल्कुल मतलब कि उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता है। ये ना पहले लूसी से एक वादा भी करता है। शादी तो उसकी चार्ल्स डार्ने से हो जाती है, लेकिन सिडनी कार्टन लूसी से वादा करता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी या तुम्हारे परिवार में किसी की भी ज़रूरत होगी तो मुझसे जो भी होगा, यहाँ तक मैं अपनी जान भी दे दूँगा। तो सिडनी कार्टन पता चलता है कि भाई शक्ल बहुत मिलती है, तो यहाँ पर सिडनी कार्टन एक योजना बनाता है। वह डार्ने की जगह खुद को जेल में छोड़ देता है, मतलब डार्ने को तो वहाँ से बाहर निकाल देता है और सिडनी कार्टन खुद डार्ने की जगह जेल में चला जाता है। इस तरह चार्ल्स डार्ने तो बच जाता है और सिडनी कार्टन उसकी जगह मृत्यु स्वीकार कर लेता है, क्योंकि बाद में सिडनी कार्टन को वहाँ पर गिलेटिन के आगे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और चार्ल्स डार्ने बच जाता है। सिडनी कार्टन जानता है कि वह लूसी को कभी अपना नहीं बना सकता, फिर भी वह उससे सच्चा प्रेम करता है। वह लूसी और उसके परिवार को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दे देता है, इसलिए उसका कैरेक्टर शुरुआत से अंत तक बदलता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में वह खुद को असफल और बेकार समझता है, सिडनी कार्टन, लेकिन अंत में वह एक महान और सेल्फलेस व्यक्ति बन जाता है। उसका अंतिम बलिदान नोवेल का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मोमेंट है। अब चार्ल्स डार्ने, लूसी और उनका परिवार फ्रांस से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। चार्ल्स डार्ने, लूसी और उनका परिवार मतलब डॉक्टर मेनेट। सिडनी कार्टन की मृत्यु हो जाती है। सिडनी कार्टन मर जाता है, चार्ल्स डार्ने बच जाता है। कार्टन का सेक्रीफाइस लूसी और उसके परिवार के भविष्य को बचाता है। नोवेल का एंडिंग ट्रेजिक होने के साथ साथ होपफुल भी है। कार्टन अपने जीवन का एक मीनिंगफुल पर्पस देता है। इसके पहले कार्टन के जीवन का कोई भी मीनिंगफुल पर्पस नहीं था, वो अपनी जीवन को बेकार समझता था। तो इसी के साथ चार्ल्स डार्ने मर जाता है, सिडनी कार्टन मर जाता है और चार्ल्स डार्ने बच जाता है। इसी के साथ ये नोवेल यहाँ पर ख़त्म होती है। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत ये नोवेल समझ में आई हो, लेकिन इतना क्लियर आपके माइंड में नहीं हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में
जो पहली बुक है रिकॉल टू लाइफ उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़। ये तो शॉर्ट समरी थी तो आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, फिर भी आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हुआ होगा कि किस प्रकार की ये नोवेल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पहली बुक है रिकॉल टू लाइफ उसको बहुत ही आराम से बहुत ही एक एक वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।